शुरू करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और भी कई प्रक्रिया कार्यरत है। लेकिन जो विश्लेषण आपके द्वारा समझाया गया है, एक लड़की एग्जाम सेंटर के बाहर रो रही है, मतलब मेरे कंटेंट के ऊपर नजर बनाए हैं, वाह भाई वाह, अच्छी बात है। मांगा गया है, ऑब्वियसली अपना पॉइंट रखूंगा, सजेशन दूंगा। इसका फायदा ही क्या है, स्टूडेंट की तो यहां पर प्रॉब्लम सोल्व हुई नहीं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम तो है, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनको वैकेंसी चाहिए। मुझे नहीं पता क्या हो सकता है इसका एक्शन, अपनी स्पीड से वैकेंसी को कंप्लीट करेगा। रेलवे तो 5 साल में वैकेंसी को कंप्लीट करेगा। हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, आज से ठीक 6-7 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था, ये वाला, जिसको बहुत ज्यादा पसंद किया गया, काफी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, काफी कमेंट्स भी आई, सब कुछ स्टेबल चल रहा था। लेकिन फिर हुआ क्या फ्रेंड्स, किसी हमारे सब्सक्राइबर या फिर स्टूडेंट ने इस वीडियो में से एक शॉर्ट वीडियो बना के एडिट करके यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर अपलोड कर दिया, और उसका वो शॉर्ट वीडियो जबरदस्त वायरल हो गया, क्योंकि काफी स्टूडेंट ने उसके ऊपर जबरदस्त रेस्पॉन्स किया था। जिसके बाद सौभाग्य से वो वीडियो उस हाई कमीशन तक पहुंच गया, उस बड़ी अथॉरिटी तक पहुंच गया, जहां पर आज तक बहुत सारे लोग अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहे थे इस गवर्नमेंट जॉब सिस्टम को लेकर। हालांकि हमें नहीं पता ये हुआ कैसे, लेकिन यार जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, जैसे भी हुआ, बस पता नहीं क्या हुआ। जिसके बाद अथॉरिटी ने वो ओरिजिनल 20 मिनट का वीडियो ढूंढा, जो कि मेरे थ्रू बनाया गया हमारे चैनल के ऊपर था। उसके बाद मेरे कॉन्टैक्ट्स वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह निकाली गई होंगी, और फाइनली एक दिन पहले मुझे एक ईमेल मिलता है, जिसमें मुझे 2 ऑफिशियल लेटर्स मिलते हैं अथॉरिटी की तरफ से। उसके बाद मुझे फोन कॉल भी आया था, जो कि अच्छे से तो अटेंड नहीं हो पाया था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आगे हुआ क्या था। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये सब कुछ हुआ था। तो अब मैं आपको प्रॉपर लेटर वगैरह भी दिखाऊंगा कि उन ऑफिशियल लेटर में क्या कहा गया है, और साथ ही उससे पहले मैं आपको एक बार वो शॉर्ट वीडियो दिखाना चाहूंगा, जिसने भी वो शॉर्ट वीडियो बनाया था, काफी अच्छा काम किया था। उसके बाद आपको लेटर दिखाऊंगा, उसके बाद वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में आज मुझे आपका एक फेवर चाहिए, तो यार जरूर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए एक बार वो वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर साइड में आपको दिख रहा होगा, लेकिन वैकेंसीज भी बहुत कम हुई है। उसके बाद इन 3 साल में हमें इनकम्प्लीट रिक्रूटमेंट्स देखने को मिली, यानी कि बहुत सारी ऐसी भर्तियां 2019, 20, 21 की हैं जो कि पूरी नहीं हुई हैं अभी तक। जैसे कि आजकल गैस सिलेंडर के रेट, पेट्रोल के रेट, कोयला क्राइसिस, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं ना, उसी स्पीड से गवर्नमेंट जॉब्स के जो फॉर्म निकलते हैं उनकी भी फॉर्म फीस बढ़ रही है। किसी की 1500 रुपए फॉर्म फीस, किसी फॉर्म की 2000 फॉर्म फीस, किसी की 900 फॉर्म फीस। अब यार गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स है, कोई टाटा बिरला की फैमिली से थोड़ा बिलोंग करते हैं। 2021 में एसएससी की कोई वैकेंसी नहीं आई। एसएससी कसम खा के बैठा था कि भाई जब तक एनआरईसीटी का कोई नोटिस नहीं आता हम वैकेंसी नहीं देंगे। 2015 में यहां था, जो कि गोल्डन ईयर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स माना गया। उसके बाद ग्राफ कॉन्स्टेंटली घट रहा है, नीचे जा रहा है। आप देख रहे हो 2021 ही है और यहां पर 2022 आएगा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये नीचे जबरदस्त डाउनफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चीजें पैंडेमिक की वजह से नहीं हो रही है, ठीक है। ये चीजें हो रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि वैकेंसी पेंडिंग पे पेंडिंग होती जा रही है, वैकेंसीज कम निकल रही है, रिक्रूटमेंट्स कम निकल रही हैं, रिजल्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन कंपटीशन तो हर साल बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि हर साल 12 पास होकर स्टूडेंट निकलते हैं, हर साल 10 पास होकर निकलते हैं, हर साल ग्रेजुएट करके निकलते हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं निकलती, जिसकी वजह से वो कंपटीशन एक जगह इकट्ठा होता जा रहा है। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये था वो वीडियो। जिसने भी अपलोड की थी ये वीडियो, मैंने उससे कांटेक्ट कर लिया था। फाइनली काफी अच्छा आपने काम किया। हम इतने दिन से लगे हुए थे, कहीं ट्विटर कैंपेन चलाई, इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाई, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे, और आपकी एक छोटी सी वीडियो ने यार कमाल कर दिया। वैसे इस वीडियो मैंने कुछ भी ऐसे वर्ड नहीं बोले थे, कुछ भी आप शब्द नहीं कहते, लेकिन फिर भी ये वीडियो मुझे उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ी हटाने के लिए यूट्यूब से और फेसबुक से। कारण मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये चीजें लेटर में कही गई थी। और फ्रेंड, जो ये ओरिजिनल 20 मिनट का कंप्लीट वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा, इस वीडियो को जरूर देखेगा, तभी आपको पूरा मैटर समझ आएगा। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब बात कर लेते हैं लेटर के बारे में। तो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा 2 लेटर मुझे रिसीव हुए, जिसमें से 2 लोग में ऑलमोस्ट सेम ही है। पहले एक लेटर आया था हमारा हिंदी में, उसके बाद 20 मिनट बाद इंग्लिश में लेटर हमें प्राप्त होता है ईमेल के ऊपर ही। देखते हैं लेटर में है क्या। देखिए फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कि ये लेटर मैं पब्लिकली दिखा सकता हूं, ओपन कर सकता हूं, मुझे नहीं पता, ये कॉन्फिडेंशियल था केवल मेरे ही लिए। मैंने कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी कि क्या मैं इनको पब्लिकली कर सकता हूं या फिर नहीं, मुझे नहीं पता क्या हो सकता है इसका एक्शन। इसलिए फॉर सिक्योरिटी रीजंस जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वगैरह है, मैं एडिटिंग के टाइम उनको हाइड कर दूंगा। लेटर वैसे आप ये हिंदी वाला देख रहे होंगे, इसको मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है। जो एड्रेस वगैरह मैं वो हाइड कर दूंगा
एडिटिंग के टाइम पर, ठीक है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपको समझ आ रहा होगा। वैसे आप समझ गए होंगे कहां से ऑफिशियल लेटर वगैरह आ सकते हैं। तो ये लेटर मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 15 नवंबर 2021 डेट लिखी हुई है, क्योंकि ये लेटर मुझे 15 नवंबर को ही मिला था। डिजिटल सामग्री निर्माता वे टू सक्सेस, प्रिय श्रीमान सोनू अहलावत, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसे बहुत ही कम लोग हैं जो आज भारत के युवाओं का इतने अच्छे से मार्गदर्शन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हम आपको बता दें, हाल ही में आपके द्वारा बनाया गया एक विश्लेषण वीडियो कुछ विद्यार्थियों से हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें आप भारत की सरकारी रोजगार प्रणाली और रोजगार के घटते अवसर के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं। आपके और विद्यार्थियों के नजरिए से आप बिल्कुल सही हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी हालात स्थिर नहीं होते, जिसकी वजह से परिस्थितियां गंभीर हो जाती हैं। लेकिन अब इस विषय के ऊपर गंभीरता से काम चल रहा है और इसे और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम भी उठाए जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए की बात ये यहां पर कर रहे हैं, द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि एनआरए के थ्रू जो सीईटी एग्जाम होगा, शुरू करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और भी कई प्रक्रिया कार्यरत हैं। लेकिन जो विश्लेषण आपके द्वारा समझाया गया है, हमें लगता है उसके द्वारा कुछ विद्यार्थी अपने मार्ग से भटक सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता, मैं आपको आगे बताऊंगा। और निरुद्देश्य हो सकते हैं, हिंदी के वर्ड लिखे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। निरुद्देश्य का मतलब शायद नॉन पर्पज होता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप विश्लेषण के मुबाहिशा को निजी कर दीजिए। मुबाहिशा बोलते हैं डिस्कशन, यानी कि जो कमेंट बॉक्स है ना वीडियो के नीचे, उसको बोल रहे हैं मुबाहिशा। मैंने सर्च करा था डिक्शनरी में, कर दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों की मुबाहिशा से जाने अनजाने में प्रणाली की गरिमा को ठेस पहुंचती है। मतलब आपको समझाऊंगा इसका। जैसे कि आप युवाओं के एक अच्छे मार्गदर्शक हैं, आप विद्यार्थियों को करीब से जानते हैं, इसलिए अगर आपके पास कोई अच्छा सुझाव है तो कृपया करके हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। हम उसके ऊपर गंभीरता से विचार करेंगे। हम आपके विचारों और धारणा के मूल तत्व पर नजर बनाए हैं मतलब मेरे कंटेंट के ऊपर नजर बनाए हैं। वाह भाई वाह, अच्छी बात है। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद। नीचे सिग्नेचर थे, वो मैं इसको हाइड कर दूंगा, ठीक है। तो भाई जो यहां पर इन्होंने लिखा है कि जो मुबाहिशा वाली बात कही है कि उसको निजी कर दीजिए, यानी कि जो कमेंट बॉक्स है उसको प्राइवेट करने की बात कही है उस वीडियो के नीचे, क्योंकि इससे जो सिस्टम है पूरा उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। वो इसलिए कहा है क्योंकि कुछ लोग यार वीडियो के नीचे कमेंट करने लग जाते हैं, अपशब्द बोल देते हैं, ठीक है, सिस्टम के खिलाफ, इसलिए उस चीज के रिगार्डिंग इसको कहा है। हालांकि मैंने फिलहाल प्राइवेट नहीं किया है उस वीडियो का कमेंट बॉक्स, क्योंकि जो ऐसी कमेंट थी, अपशब्द कहे थे जिन लोगों ने, वो कमेंट रिमूव कर दी गई है। फिलहाल नहीं किया, आगे जो होगा उसको हम देख लेंगे। तो भाई ये चीज कही है। दूसरा इसमें ये कहा है कि उस ऐसे वीडियो के थ्रू कुछ स्टूडेंट अपने मार्ग से भटक सकते हैं, जैसे कि मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं, क्योंकि उस वीडियो के लास्ट में मैंने अच्छे से बोला है, मैंने सॉल्यूशन भी बताया कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, एक मोटिवेट तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ता रहना चाहिए। मैंने एक रियलिटी रखी है स्टूडेंट के सामने की क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, वह सिचुएशन क्या हो सकती है, आपको तैयार रहना चाहिए। जस्ट एक एनालिसिस वीडियो मैंने आपके सामने पेश किया था। तो भाई ये पूरा लेटर फाइनली मुझे मिला है, जिसमें स्पेशली फोकस किया गया है एनआरए सीईटी को, जो कि केंद्रीय स्तर पर शुरू होने वाला है और इस सिस्टम को सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए भाई, ये लेटर था। दूसरा भी लेटर है, वो भी सिमिलर ही है, बस वो इंग्लिश में इतना डिफरेंस है। बाद में फोन पे भी मेरी बात हुई, हालांकि इतने अच्छे से बात नहीं हुई है कनेक्शन की वजह से, क्योंकि प्रॉपर नहीं हो रहा था कनेक्ट, उसमें भी यही सभी बात चीत हुई, कोई खास नहीं हुआ है, ठीक है। तो भाई इसमें एक चीज कही गई है लास्ट में कि अगर मेरे पास इस कोई अच्छा सुझाव है, जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं विद्यार्थियों को अच्छे से जानता हूं, तो मेरे पास अगर कुछ अच्छा सुझाव है तो मैं जरूर दूं और मेरे सुझाव के ऊपर वो गंभीरता से विचार करेंगे, ठीक है। तो फाइनली सुझाव सजेशन में दूंगा, मेरे पास प्रॉपर सुझाव है और प्रॉपर अच्छे से होमवर्क करके आया हूं। जैसे कि इन्होंने एनआरए सीईटी के बारे में बात कही है, उसके ऊपर अच्छे से एनालिसिस करके आया हूं कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, फ्यूचर क्या हो सकते हैं एनआरए सीईटी का 2022 में। ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। फेवर चाहिए मुझे आपका, आपको फेवर आप देना होगा, ठीक है। कुछ रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ी सी हेल्प करिएगा।
ठीक है, एक बार देख लेते हैं सिस्टम के बारे में। सबसे पहले तो यार सिस्टम के ऊपर मैंने उंगली नहीं उठाई है, ये एक जस्ट एनालाइज वीडियो था और रियलिटी रखने की मैंने कोशिश किया है। मैं अपना एंड बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये केवल मैं ही नहीं कर रहा हूं, ये इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है। जैसे कि 12 अगस्त 2021 को एक इंडेक्स जारी किया गया, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का इंडेक्स है, जिसको नाम दिया गया ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। यानी कि दुनिया की टोटल 181 कंट्रीज के ऊपर सर्वे किया गया। सर्वे क्या किया गया? यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, हिंदी में इसका मतलब होगा वैश्विक युवा विकास सूचकांक। ये इंडेक्स जारी किया गया 2021 में, जिसमें भारत को रैंक मिली है 122वीं, यानी कि 181 देशों की सूची में भारत 122वें स्थान पर है। यूथ डेवलपमेंट का आप मतलब समझ गए होंगे। ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है, ये देखा जाता है कि किसी देश के अंदर युवाओं का विकास किस तरीके से हो रहा है, स्पेशली युवाओं के लिए रोजगार का अवसर कितने हैं किसी देश के अंदर, गवर्नमेंट युवाओं के बारे में क्या सोच रही है, युवाओं के विकास के बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे रही है गवर्नमेंट युवाओं को। साथ ही एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग भी देखा जाता है कि युवाओं के लिए एजुकेशन सिस्टम का इन्वायरमेंट कैसा है, और भी काफी सारी चीज, स्वास्थ्य वगैरह को भी देखा जाता है, ठीक है, युवाओं की। और भारत को इसमें 122 रैंक मिली है, जहां पर सिंगापुर को फर्स्ट रैंक मिली है इस सूचकांक के अंदर, और 181 देशों में। तो हालत आपको नजर आई गई होगी युवाओं की इंडिया के अंदर। अगर 181 का हाफ भी होता, मान लीजिए 90 भी इंडिया को रैंक मिली होती, तब भी काफी अच्छा था, लेकिन फिलहाल काफी पीछे है नंबर, 122वीं रैंक, यानी कि कोई खास फिलहाल डेवलपमेंट यूथ के रिगार्डिंग नहीं देखी जा रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई इंटरनेशनल लेवल पर। ये रिपोर्ट जारी की जाती है कंडीशन ऑफ यंग पीपल इन कंट्री, यानी कि कंट्री के अंदर जो यंग पीपल है, जो यूथ है, उनकी कंडीशन क्या है, उसके ऊपर सर्वे किया जाता है। अब चलते हैं भाई हमारे मुद्दे के ऊपर, जो फिलहाल हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या फेस करना पड़ रहा है। फ्यूचर ऑफ एनआरए सीईटी, सजेशन मांगा गया है, ऑब्वियसली अपना पॉइंट रखूंगा, सजेशन दूंगा, ठीक है, इसमें सुधार किया जा सके तो करिए। 2022-2023 में एनआरए सीईटी जब भी होगा। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अच्छे नहीं है, और कुछ पॉइंट्स हैं जो अच्छे हैं। जहां पर गवर्नमेंट अच्छा करती है, ऑब्वियसली उसके लिए अच्छा बोला जाता है, उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है, लेकिन जहां पर कुछ गलत है, ऑब्वियसली कुछ चीज ठीक नहीं हो रही है, तो उसके लिए वो भी बोला जाता है। नेगेटिव तो नहीं, मतलब उसके लिए सुझाव भी दिए जाते हैं, जो कि मैं देने जा रहा हूं। कुछ पॉइंट्स मैंने बना के रखे हैं जो कमियां हो सकती है फ्यूचर के एनआरए सीईटी में। पहला पॉइंट, स्लो प्रोसीजर मैंने लिखा हुआ है। एनआरए सीईटी का प्रोसीजर मुझे स्लो लग रहा है। अगर यूनियन मिनिस्ट्री कहती है कि एनआरए सीईटी अर्ली 2022 से स्टार्ट होगा, मेरे हिसाब से इसके रिगार्डिंग अपडेट्स अभी तक आ जाने चाहिए थे। स्टूडेंट्स को अभी तक अच्छे से नहीं पता एनआरए सीईटी में फाइनली होगा क्या। स्टूडेंट के पास कोई एग्जाम पैटर्न नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, यानी कि प्रोसीजर बहुत स्लो है। मेरे हिसाब से अभी तक अपडेट आ जाने चाहिए थे, स्टूडेंट को अच्छे से इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। तो प्रोसीजर थोड़ा सा स्लो है इसका, और मेरे हिसाब से जैसे ही हो जाए स्टूडेंट को टाइम पर अपडेट मिलते रहने चाहिए कि हाँ प्रोसीजर कहां तक पहुंचा, फाइनली एनआरए सीईटी कब होगा, इसका नोटिफिकेशन कब निकलेगा, सिलेबस कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, ये सभी चीजें स्टूडेंट के पास पहले ही होनी चाहिए, जिससे स्टूडेंट को एक होप मिलती है, एक पर्पस मिलता है प्रिपरेशन करने का, ठीक है। तो ये जो स्लो प्रोसीजर है, ये थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, ये मेरा एक सजेशन है। दूसरा सजेशन, ओनली सर्टिफिकेट नो वैकेंसी। ये पॉइंट समझना पड़ेगा आपको। इसका मतलब क्या है, एनआरए सीईटी शुरू होगा, इसका मतलब इससे मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं होगी कहीं ना कहीं पर। आज स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम है अपॉर्चुनिटीज की, वैकेंसीज की। स्टूडेंट्स को यहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज नहीं मिल रही है। स्टूडेंट तो तैयार है कि हमारे लिए कंपटीशन कितना भी टफ कर दो, हम तैयारी कर लेंगे, बस हमें एक अपॉर्चुनिटी दे दो, हमें वैकेंसी दे दो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है वैकेंसी नहीं है। और एनआरए सीईटी तो अपना एग्जाम लेके बैठ जाएगा, एक साल में 2 बार सर्टिफिकेट लेके हर एक स्टूडेंट बैठ जाएंगे, अच्छा स्कोर करके बैठ जाएंगे, लेकिन जब वैकेंसी ही नहीं आएंगी तो सर्टिफिकेट का फायदा ही क्या। प्रॉब्लम तो आपको पता ही है,
पॉइंट नंबर 3 में रेलवे रिक्रूटमेंट की कंडीशन आपको पता है, रेलवे के एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम 3 साल से पेंडिंग है, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। एनआरए सीईटी का सर्टिफिकेट लेके स्टूडेंट बैठे रहेंगे, लेकिन रेलवे तो अपनी स्पीड से वैकेंसी को कंप्लीट करेगा, रेलवे तो 5 साल में वैकेंसी को कंप्लीट करेगा, और जब तक वैकेंसी कंप्लीट नहीं होगी तो नई वैकेंसी कहां से आ जाएगी, और वैकेंसी नहीं आएगी तो सीईटी के सर्टिफिकेट का फायदा ही क्या है। स्टूडेंट की तो यहां पर प्रॉब्लम सोल्व हुई नहीं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम तो है, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनको वैकेंसी चाहिए। ठीक है, एनआरए सीईटी तो केवल प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि रेलवे मेरे हिसाब से अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है, इसकी जो पेंडिंग वाला ये मसला है ये नहीं सुधरेगा। 2018 ग्रुप डी के अब तक उनका फाइनली मतलब ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग के ऐसे ही बैठे हुए हैं। पॉइंट नंबर 4 है लेस वैकेंसी हाई कट ऑफ। एसएससी की हालत हमको पता है, टाइम टू टाइम एसएससी की वैकेंसीज घटती जा रही है। सीएचएसएल में आपने देखा होगा वैकेंसी घट के आई, सीजीएल की वैकेंसी कितनी कम आई, एसएससी जीडी की देख लीजिए वैकेंसी 50,000 से सीधी 25,000 हो गई, तो वैकेंसी कम आ रही है। एनआरए सीईटी साल में 2 बार हो जाएगा, लेकिन उसका फायदा ही क्या होगा, सबने स्कोर कर लिया लेकिन वैकेंसी तो कम आएगी। वैकेंसी निकालने का काम तो एसएससी, रेलवेज, आईबीपीएस का रहेगा। जब वैकेंसी कम आएगी उस स्कोर का कर क्या लेंगे स्टूडेंट जो एनआरए में उन्होंने करा होगा। वैकेंसी कम आने की वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली जाएगी। हर बार एक साल में 2 बार स्टूडेंट सीईटी एग्जाम देता रहेगा, अपना स्कोर ऊपर करता चले जाएगा, लेकिन वहीं पर वैकेंसी कम होती जाएगी, जिसकी वजह से कट ऑफ ऊपर चलती चली जाएगी। तो ये एक मेरे हिसाब से पॉइंट नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, एक्स्ट्रा स्टेज डबल फॉर्म फीस। पॉइंट 5 मैंने लिखा हुआ है, एनआरए सीईटी की वजह से कहीं ना कहीं एक स्टेज एक्स्ट्रा बढ़ रही है स्टूडेंट्स के लिए और फॉर्म फीस डबल हो रही है। अब देखिए, एनआरए सीईटी एक साल में 2 बार होगा। ठीक है, एनआरए सीईटी जब वो एग्जाम देने बैठेगा कोई स्टूडेंट, ऑब्वियसली उससे पहले उसको सीईटी का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। 100, 150, 200 रुपए जितने भी ये फॉर्म फीस रखेंगे हो सकते हैं। ठीक है, फॉर्म फीस भरी, एनआरए सीईटी एग्जाम दे दिया उन्होंने, उसके बाद एसएससी की कोई वैकेंसी निकली, सीएचएसएल की वैकेंसी निकली, उसके लिए भी 100 रुपए उसको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 बार यहां पर फॉर्म फीस उसको भरनी पड़ेगी, एक बार सीईटी के लिए जो कि साल में 2 बार भरनी पड़ेगी सीईटी एग्जाम के लिए, और एक बार जब वैकेंसी निकलेगी उसकी फॉर्म, जैसे कि आजकल भरते आ रही है। और इसकी वजह से एक स्टेज बढ़ गई है, जैसे कि 2022 में मान के चलिए एसएससी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी निकली, उसमें क्या हुआ, एक एग्जाम देते आ रहे थे स्टूडेंट अब तक, लेकिन एनआरए सीईटी के बाद पहले उसको सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद उसको जीडी का जो मेन एग्जाम होगा वो भी देना पड़ सकता है, क्योंकि यूपी ट्रिपल की वैकेंसीज में ये देखा गया है पैट एग्जाम हो गया है, लेकिन लेखपाल में फिर से एक और मेन एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि दो एक स्टेज एक्स्ट्रा ही आपके गले पड़ जाए। ठीक है, एग्जाम वो का वो ही रह जाए, क्योंकि एसएससी तो अपना रिक्रूटमेंट का बाद का प्रोसेस पूरा करेगा, ये तो केवल प्री एग्जाम होगा एक तरीके से। ठीक है, तो एक स्टेज बढ़ गई और ऊपर से फॉर्म फीस भी डबल हो गई। और ये वाला पॉइंट मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया था कि यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट है, कोई टाटा बिल्डर फैमिली से बिलोंग नहीं करते, सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और फॉर्म फीस को बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं। और यहां पर आपको कई बार फॉर्म फीस भरनी पड़ जाएगी, पहले सीईटी के भरो, उसके बाद जब आईबीपीएस, एसएससी, रेलवे की वैकेंसी आती है उनके लिए फॉर्म फीस भरो। तो ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में खटक रहा था। 6 पॉइंट है नो 10th 12th लेवल पोस्ट इन आईबीपीएस। ये वाला पॉइंट समझिएगा, नो 10th 12th लेवल वैकेंसीज आईबीपीएस। आईबीपीएस के अंदर 10वीं और 12वीं लेवल की कोई भी वैकेंसी नहीं है। आईबीपीएस के थ्रू जितनी भी पोस्ट निकलती है सभी ग्रेजुएट लेवल की है। अब जैसे कि पॉइंट नंबर 3 में मैंने समझाया, हर साल सीईटी एग्जाम हो रहा है, रेलवे तो अपनी वैकेंसी नहीं निकालेगा। रेलवे में जबकि ग्रेजुएट लेवल की भी वैकेंसी होती है, 12th लेवल की भी होती है, 10th लेवल की भी होती है। स्टूडेंट एक साल में 2 बार सीईटी एग्जाम दे रहा है, रेलवे की वैकेंसीज पेंडिंग पड़ी हुई है और केवल वैकेंसीज हर साल एसएससी और आईबीपीएस निकाल रहा है। और 10th 12th वालों के लिए आईबीपीएस में वैकेंसी नहीं है, रेलवे वैकेंसी नहीं निकाल रहा है, उनके लिए तो केवल विचारों के लिए एसएससी की वैकेंसी बच गई। अब वो एक साल में 2 बार केवल एसएससी की जीडी और एमटीएस की वैकेंसी के लिए बार बार फॉर्म फीस भरेंगे, बार बार सीईटी दे के बैठेंगे। उसका बेनिफिट क्या है? बात तो सेम ही रह गई जैसी अब तक थी, क्योंकि यहां पर
सीईटी दे रहे हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी उनको मिल नहीं रही है। रेलवे अगर हर साल गारंटी ले कि हम हर साल एनटीपीसी, हर साल ग्रुप डी की, हर साल एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी निकालेंगे, तब जाके उनको कुछ बेनिफिट होगा, वरना तो सीईटी की वजह से एक तरीके से अपॉर्चुनिटी ही कम उनके लिए हो रही है। फॉर्म फीस भर रहे हैं सीटी की, एग्जाम दे रही है सीटी का, रेलवे वैकेंसी नहीं निकाल रही है, केवल एसएससी की 2 वैकेंसी के लिए वो बार बार सीटी दिए जा रहे हैं, बार बार फॉर्म फीस भरे जा रहे हैं। तो ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। नेक्स्ट है एग्जाम मिसिंग इशू। ये वाला इशू आपने हाल ही में एक वीडियो देखी होगी जहां पर एक लड़की एग्जाम सेंटर के बाहर रो रही है क्योंकि कुछ मिनट की वजह से, लेट होने की वजह से उसका एग्जाम मिस हो जाता है और उसको अंदर नहीं जाने देते। ठीक है, एग्जाम छूट जाता है क्योंकि उसने सालों की मेहनत लगाई थी एग्जाम की तैयारी करने में। तो ये वाली प्रॉब्लम सीईटी के साथ हो सकती है। कैसे? मान लीजिए कोई ग्रेजुएट लेवल का बंदा है और मार्च के अंदर एक दिन उसका सीईटी का एग्जाम है और किसी कारण की वजह से उस दिन ट्रैफिक में फंस जाए, उस दिन वो बीमार पड़ जाए, उस दिन बारिश आ जाए, कुछ भी कारण की वजह से उसका सीईटी एग्जाम छूट जाता है। और एग्जाम के बाद, जिस दिन जब वो सीईटी एग्जाम था उसी के बाद सीजीएल की वैकेंसी आ गई, उसी के बाद एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई ग्रेजुएट लेवल की, उसी के बाद सीपीओ की वैकेंसी आ गई। ठीक है, उसी के बाद आईबीपीएस के अंदर वैकेंसी निकल गई, उसकी तो ये सभी वैकेंसी चली गई क्योंकि उसका एग्जाम मिस हो गया था। और इन सभी अपकमिंग वैकेंसीज के लिए केवल वही लोग एलिजिबल हो पाएंगे जिन्होंने सीईटी एग्जाम दिया होगा। और वो स्टूडेंट सीईटी एग्जाम हर साल इसलिए देता आ रहा है क्योंकि वो अपना स्कोर अप करना चाह रहा है। और उसी टाइम पर, इसी दिन जब उसका एग्जाम मिस हुआ, उसने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी हो, 6 महीने लगा रखे हो जबरदस्त तैयारी करके कि इस बार तो मुझे अपना स्कोर अप करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हाई स्कोर करना है, बहुत अच्छी तैयारी है मेरी, वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ है। लेकिन एक एग्जाम मिस होने की वजह से जितनी भी वो अपकमिंग वैकेंसी होंगी, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी होंगी ग्रेजुएट लेवल की, तो सीजीएल है, सीपीओ है, एनटीपीसी है, आईबीपीएस क्लर्क, पीओ की वैकेंसी है, सब कुछ मिस हो जाएंगी। वो पूरे साल तक या फिर 6 महीने तक इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि ये वैकेंसी तो एक साल में एक बार ही आएंगे ना, तो उसका तो एक एग्जाम छूटने की वजह से पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। तो ये लगता है। और अब कैसा होता है, अब सीईटी नहीं है, अगर सीजीएल का वो एग्जाम देने गया और सीजीएल का फिलहाल उसका एग्जाम छूट जाए तो उसको ज्यादा रिग्रेट फील नहीं होगा क्योंकि वो सीपीओ का फॉर्म अप्लाई कर सकता है, वो सीपीओ का एग्जाम दे सकता है, या फिर वो आईबीपीएस पीओ क्लर्क का एग्जाम दे सकता है। अभी कोई पाबंदी नहीं है, सबके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, लेकिन तब केवल वही वो एग्जाम दे पाएंगे, वही वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने सीईटी दिया होगा, जिनके पास सीईटी का सर्टिफिकेट होगा। तो ये भाई एग्जाम मिसिंग का भी एक इशू है। तो टोटल मैंने 7 इशू बनाए हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। क्योंकि सीईटी आ रहा है, बहुत अच्छा कदम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट की मेन प्रॉब्लम है क्या है, अपॉर्चुनिटीज की वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी घटती जा रही है साल दर साल, बहुत कम वैकेंसी आ रही हैं। उनका क्या, फॉर्म फीस बढ़ती जा रही है, स्टूडेंट फॉर्म फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रही है। ये जो प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट की, वो सीईटी के थ्रू तो सोल्व हो ही नहीं रही है, बल्कि 1-2 चीजें और बढ़ गई। एक स्टेज में उनको अलग से बैठना पड़ेगा, एक साल में कई बार उनको सीईटी की फॉर्म फीस भरनी पड़ेगी, उसके अंदर जितनी भी एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे की वैकेंसी आएगी उनके लिए उसको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। सीईटी भले ही आ जाए, लेकिन रेलवे तो अपनी स्पीड से वैकेंसीज को पूरा करेगा, रेलवे तो 4-4, 5-5 साल में वैकेंसी को पूरा करेगा। सब लोग सीईटी का सर्टिफिकेट लेके बैठे रहेंगे और रेलवेज की वैकेंसी आएगी नहीं, तो उसका फायदा ही क्या है। तो भाई ये चीजें हैं कुछ। तो फाइनली मेरा ये सजेशन है, अगर ये वीडियो मेरी उस अथॉरिटी के पास, उस कमीशन के पास पहुंच रही हो, प्लीज इनके ऊपर एक बार जरूर विचार करिएगा, सोचिएगा। अगर सीईटी में ये कमियां हैं तो इनको निकालने की कोशिश करिएगा। बाकी सजेशन एग्जैक्टली क्या करना चाहिए वो ऑब्वियसली मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता एंड उस एंड पे हो क्या रहा है। मुझे नहीं पता क्या क्या बजट कंट्रोल करना पड़ता है, क्या क्या चीजें करनी होती होंगी, वो मुझे नहीं पता। बस मेरा काम था एक एनालिसिस करने का। अगर होप मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि मुझे पूरा नहीं पता कैसे कैसे पूरा सिस्टम बना है, क्या क्या चीजें, क्या कितना बजट पास करना होता है, क्या क्या चीजें झेलनी पड़ती होंगी, क्या क्या रूल रेगुलेशन होते होंगे, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं कहीं कहीं पर गलत भी हो सकता हूं। ठीक है, तो ये जस्ट एनालिसिस वीडियो है ताकि हर एक स्टूडेंट के पास पहुंच सके। और स्टूडेंट जो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एक ही होप लगा के बैठे रहते हैं, कि एक ही टारगेट बना के रहते हैं कि मैं तो केवल ये चीज करूंगा,
मैं तो केवल सीईटी दूंगा। भाई जो अदर वैकेंसीज आती है ना, अननोन डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज आती है, जैसे कि एनएसयूटी के अंदर वैकेंसी आ गई, एक एनटी होते हैं उसके अंदर वैकेंसी आ जाती है, एनबी के अंदर, एनवीएस, केवीएस, जो अननोन रैंडम डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसी आती रहती है और आप उनके लिए एलिजिबल होते हो, उनके लिए भी फॉर्म अप्लाई करके तैयारी शुरू करा करें, उनके लिए भी एग्जाम दिया करें, क्योंकि आजकल सिचुएशन गंभीर होती जा रही है, वैकेंसीज कम निकलती है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो ये था पूरा। अब फाइनली मुझे आप लोगों से फेवर क्या चाहिए स्टूडेंट से, मुझे आप लोगों से फेवर चाहिए, जब भी इस प्रकार का मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं, जैसे कि आज वाला वीडियो है या फिर वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा जरूर देखिएगा, उसके नीचे जो आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग अपनी भड़ास, अपनी लैंग्वेज, प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से, कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग होते हैं जो कि अपने होश खो देते हैं और कमेंट में कुछ भी लिख देते हैं, गाली वगैरह दे देते हैं या फिर कुछ भी अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। तो कभी भी यार मेरे ही वीडियो में, किसी भी वीडियो में किसी के भी खिलाफ कोई भी अपशब्द या फिर ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल मत क्या करें। डेफिनेटली यार किसी ना किसी गरिमा को तो नुकसान पहुंचता ही है, और वैसे भी अपनी जबान गंदी करनी है, कोई आपके पास ठोस मतलब लाइन हो जिससे बदलाव लाया जा सके, आपके अंदर से जो निकल के आ रहा है कि ऐसा होना चाहिए, आपके थ्रू जो सजेशन हो वो लिखा करें, क्योंकि कई बार चीजें हो जाती हैं, कुछ भी हो जाता है, जैसे कि इस वीडियो के साथ हुआ, हमें नहीं पता कैसे हुआ, पूरा सिस्टम क्या हुआ, लेकिन हो गया अचानक से, तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। और बाकी इस वीडियो को दबा के शेयर करिए, आप लोगों से फेवर है, इस वीडियो को पूरा शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिए, यूट्यूब के ऊपर लिंक शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक में, हर जगह शेयर करिए, ठीक है। बाकी उस वाले वीडियो मैंने आपको कवर करा दिया था, सब कुछ उसमें है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ बुरा या फिर लगा हो गलत, आपके पास भी कुछ सजेशन हो कि भैया आपने ये वाली चीज गलत बताई है, ऐसे नहीं ऐसे होगा, जरूर सजेशन लिखिए कमेंट में, ठीक है, उसके ऊपर करेंगे विचार। तो चलिए, पसंद आई हो वीडियो लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।